आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट बहस शुरू, 1,70,000 करोड़ का संकल्प बजट पेश, भाजपा कांग्रेस में बजट पर टकराव। चालीस 40,000 पेंशनधारियों की पेंशन अटकी, तकनीकी बदलाव से पेंशन वितरण ठप, पेंशनधारियों को राहत की प्रतीक्षा। गंज मंडी डाकघर स्थानांतरण पर विरोध, स्थानांतरण से स्थानीय असुविधा की आशंका, स्थानीय निवासी भी विरोध में। पुराने बोर्डों में नए पार्षदों की जानकारी नहीं, शहर में पुराने पार्षदों की तस्वीरें, नगर निगम जल्द करेगा बोर्ड अपडेट। महापौर ने चिखलीवाट का किया निरीक्षण, मांगलिक भवन और रमन बाजार होंगे संधारित, रानी अवंतीबाई प्रतिमा स्थल को मिलेगा मरम्मत। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्र और राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत मिलने वाली वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन पिछले 3 महीनों से अटकी हुई है। जिले में 40,000 से अधिक पेंशनधारियों को भुगतान प्रक्रिया में तकनीकी बदलाव और फंड जारी होने में देरी के कारण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार पेंशन वितरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर में बदलाव कर नई प्रणाली SNA स्पर्श मॉडल लागू की जा रही है, जो पहले के NSP मॉडल की जगह ले रही है। डेटा माइग्रेशन और सत्यापन की प्रक्रिया लंबित होने के कारण हितग्राहियों के बैंक खातों में पेंशन राशि ट्रांसफर नहीं हो सकी। पेंशन बंद होने से परेशान लोग नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और समाज कल्याण विभाग के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस संबंध में उप संचालक समाज कल्याण विभाग ने बताया कि नई प्रणाली लागू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और तकनीकी कार्य पूर्ण होते ही लंबित पेंशन का भुगतान किया जाएगा। देखिए, राज्य पेंशन योजना और केंद्रीय पेंशन योजना ऐसी 2 पेंशन योजनाएं होती हैं और राज्य पेंशन योजना के जो हितग्राही है उन सभी को प्रति माह पेंशन मिल रहा था, लेकिन केंद्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत हमारी 3 पेंशन योजनाएं आती हैं, विधवा, दिव्यांग और वृद्धजन। तो इन 3 तरह के पेंशन योजनाओं का सॉफ्टवेयर अपडेशन के कारण थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, लेकिन इस माह ये कार्य पूर्ण कर लिया गया है और इस माह एरियर्स के साथ उनके खाते में ये राशि अंतरित की जाएगी। रायपुर में सामुदायिक वन अधिकार और वन संसाधन प्रबंधन पर राज्य स्तरीय बैठक आयोजित हुई। इसमें छत्तीसगढ़ शासन के नेतृत्व में लगभग 30 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले से जन कल्याण सामाजिक संस्थान के अध्यक्ष योगेंद्र प्रताप सिंह ने बैठक का प्रतिनिधित्व किया। बैठक में यह बातें सामने आई कि गांवों को मिले वन अधिकार उनकी पारंपरिक सीमाओं के बजाय वन विभाग के कंपार्टमेंट अनुसार दिए गए, जिसमें सीमा विवाद बढ़े हैं। साथ ही जिला और उप जिला स्तर की समितियों की बैठकें नियमित नहीं हो रही, जिससे दावों का निपटान देरी से हो रहा है। इसके अलावा वन विभाग को राजस्व ग्राम के में बदलने और सामुदायिक वन अधिकार के दावों के सम्मान में सुधार की आवश्यकता है। प्रतिभागियों ने आदिवासी विकास और वन संरक्षण की नीतियों के प्रभावी अमलीकरण की आवश्यकता पर भी बल दिया। बैठक के अंत में कृष्ण कुमार वैष्णव ने प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए अगली बैठक वनवासी विकास समिति रायपुर में अप्रैल माह में आयोजित होने की जानकारी दी। पुलिस ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर की गई 1,49,50,000 रुपए की अंतर्राज्यीय साइबर ठगी का बड़ा खुलासा किया है। ऑनलाइन निवेश का झांसा देकर ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इस पूरे नेटवर्क में नेपाल कनेक्शन भी सामने आया है। इस मामले में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पूरा मामला अंबागढ़ चौकी क्षेत्र का है, जहां एक युवक को शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का लालच देकर 1,49,50,000 रुपए की साइबर ठगी की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर सेल और जिला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय स्तर पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और राजकोट से, जबकि 3 आरोपियों को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से विभिन्न बैंकों की चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड, मोबाइल फोन और सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। एसपी ने बताया कि अब तक गिरफ्तार आरोपी नेटवर्क के फर्स्ट और सेकंड लेयर से जुड़े हैं। मामले में आगे की पूछताछ जारी है। फिलहाल पुलिस इस साइबर गिरोह के मास्टरमाइंड और नेपाल कनेक्शन की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है।
पिछले महीने जनवरी में जो है अम्बागढ़ चौकी थाने में एक FIR हुई थी, जिसमें प्रार्थी ने बताया कि उसके साथ में 1,49,50,000 रुपए की जो है शेयर ट्रेडिंग के नाम पे ठगी हुई है। उसमें साइबर सेल और जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसमें 3 आरोपियों को गुजरात से और 3 आरोपियों को उधम सिंह नगर से पकड़ा है, जिसमें से एक आरोपी BC है और वो उसमें एक्सपर्ट भी है, और उसके अकाउंट में जो है 50 लाख रुपए की राशि स्थानांतरित की थी, जिसको उसने फर्दर जो है नेपाल में जो इसके बैठे हुए लोग थे उनको स्थानांतरित किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज से वर्ष 2026-27 के बजट सत्र की कार्यवाही विधिवत शुरू हो गई है। सत्र के पहले दिन सदन ने वित्तीय प्रावधानों, विकास योजनाओं और आगामी बजट चर्चा की रूपरेखा तय की। आगामी दिनों में विभिन्न विभागों की बजट पर विस्तृत मंथन और बहस होने की संभावना है। इस अवसर पर भाजपा राजनांदगांव जिला अध्यक्ष ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को जनहितैषी बताया। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट की बैठक आज रखी गई थी। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी के द्वारा बजट को प्रस्तुत किया गया है। इस बजट के लिए राजनांदगांव के भाजपा जिला अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत और पूरी भाजपा की टीम यहां पर मौजूद है। जानने की कोशिश करेंगे अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ के विकास और उन्नयन को लेकर के छत्तीसगढ़ में जो बजट आज पेश किया गया है, इस बजट को लेकर के क्या समझते हैं और आम जनताओं के लिए इस बजट में क्या कुछ खास बातें रखी गई है? बहुत ही शानदार सर्व समावेशी बजट है। इसमें मजदूर, किसान, ये तो हमेशा इसके पार्ट होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की विरासत को सहेजने के लिए, उसके उन्नयन के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। और महत्वपूर्ण बात कि हमारे छत्तीसगढ़ की जो 5 शक्तिपीठ है उसको भी जोड़ करके एक सर्किट बनाने के लिए एक आगे का रास्ता खोला गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आज के युग में AI का जो महत्व है, उस AI के आधार पे हम अपने बच्चों को आगे शिक्षा दीक्षा दे करके विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन, मत्स्य पालन के क्षेत्र में बहुत बड़ा अमाउंट हमको इस बजट में मिला है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी, और जो हमारी अधोसंरचना है उसको मजबूत करने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। नए संसाधन और नए तकनीक से हम अपने छत्तीसगढ़ के लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा दें, इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। निश्चित रूप से एक विस्तृत और बृहद सोच के साथ इस बजट को हमारे वित्त मंत्री OP चौधरी साहब ने प्रस्तुत किया है और मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री OP चौधरी साहब सहित सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई कि इतना शानदार बजट इस बार आया है। ये निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सौभाग्यशाली बजट है। छत्तीसगढ़ की इस बजट को लेकर के राजनांदगांव में किस प्रकार से बदलाव देखे गए हैं? राजनांदगांव के लिए इस बजट में क्या कुछ प्रावधानें रखी गई? निश्चित रूप से राजनांदगांव में जो रेल के लिए बजट में प्रावधान किया गया है, हमारे 2 रेल लाइन जो आ रही है वो है, और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो पटेवा में और यहाँ पे जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र निर्मित किए हैं उसको बजट में प्रावधानित किया गया है। साथ ही सड़क, हमारे यहाँ जो 2 बड़ी सड़कें बन रही है उसके लिए भी बजट में लिया गया है। तो सड़क, रेल और उद्योग, और इसके साथ ही शिक्षा को भी राजनांदगांव में शामिल किया गया है। हमारे राजनांदगांव को बहुत कुछ मिला इस बजट में। छत्तीसगढ़ के इस बजट को लेकर के वित्त मंत्री OP चौधरी के द्वारा एक बड़ा एक विस्तृत बजट पेश किया गया है और बताया जा रहा है कि इस बजट को लेकर के छत्तीसगढ़ में एक नई दिशा देखी जाएगी। अब वहीं इस बजट को लेकर के और भी अन्य लोगों के क्या कुछ कहने रहते, सारी चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। बने रहिएगा इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कैमरामैन अवधेश यादव के साथ, इंडिया टाउन न्यूज, राजनांदगांव। भाजपा जिला अध्यक्ष के अनुसार यह बजट आम जनता, किसानों, युवाओं और महिलाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। वहीं विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बजट की आलोचना की है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे जन विरोधी बजट बताया। कांग्रेस का आरोप है कि बजट जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता और वास्तविक विकास की दिशा में अपेक्षित परिणाम नहीं दिखाता। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में बजट पेश करते हुए बताया कि इस बजट का कुल प्रावधान 1,70,000 करोड़ रुपए से अधिक है और यह संकल्प थीम के तहत तैयार किया गया है। इसमें बुनियादी ढांचा, कृषि, महिलाओं, युवाओं और आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर विशेष जोर रखा गया है। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र के दौरान विधानसभा में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस की संभावना है। जी देखिए, जुमलेबाजों की सरकार का ये भी एक और जुमला बजट साबित होने वाला है। आप देखेंगे 2 साल हुआ इस सरकार को आए, तीसरा बजट है इस सरकार का। पहले बजट का नाम दिया इन्होंने गति के नाम पर इन्होंने क्या किया, पुरानी योजनाएं को बंद करने का काम, पुरानी योजनाओं को बर्बाद करने का काम। गौठान बंद किए, कृषि न्याय योजना बंद कर दी, जो भूमिहीन कृषि न्याय योजना चल रही थी। उसके अलावा रागी, कोदो, कुटकी खरीदना बंद कर दिया। आज भी गन्ना किसान, आज भी जो मक्का किसान अपने भुगतान के लिए भटक रहे हैं। उसके अलावा रियल एस्टेट की कमर तोड़ दी गई। उसके अलावा बिजली के बिल बढ़ाए गए। उसके अलावा इस तमाम चीज़ें जो इस प्रकार की हुई, रोलिंग मिल बंद हो गई, राइस मिल बंद हो गई, बड़ी मात्रा में ये सब बंद हुआ। उसके बाद दूसरा इन्होंने नाम दिया ज्ञान के नाम पे क्या किया, युक्ति उपकरण में 10,000 से ऊपर स्कूलों को बंद करा दिया गया। उसके अलावा शिक्षकों के अभी पद रिक्त पड़े हैं 65,000 से ऊपर। छात्रवृत्ति का 1 पैसा छात्रों को नहीं मिला। उसके अलावा और जो छात्रों से जुड़ी योजनाएं जैसे कि आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, सबकी दुर्गति हो गई। महापौर मधुसूदन यादव ने निगम की तकनीकी और स्वास्थ्य अमला के साथ चिखली क्षेत्र का वार्ड विजिट किया। इस दौरान उन्होंने पैदल भ्रमण करते हुए साफ सफाई का निरीक्षण किया और सर्व समाज मांगलिक भवन और रमन बाजार क्षेत्र का जायजा लिया। इस दौरान महापौर ने ओवरब्रिज के पास रानी अवंतीबाई प्रतिमा स्थल का निरीक्षण कर वहां मरम्मत और संधारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रतिमा स्थल का पेडेस्टल मरम्मत, जाली एवं दीवार रंग रोगन के साथ पौधारोपण और पर्याप्त लाइट की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा महापौर ने स्वास्थ्य अमले को निर्देश दिया कि नाली निकालने के बाद कचरा उसी दिन उठाया जाए और लोगों को कचरा नाली में न डालने के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि गीला और सूखा कचरा घर में अलग अलग किया जाए और स्वच्छता दीदियों को सौंपा जाए। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। राजनांदगांव के गंज मंडी क्षेत्र में 70 वर्षों से संचालित डाकघर शाखा के स्थानांतरण को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जिले के किसी अन्य स्थान पर शाखा को स्थानांतरित करने की योजना पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह निर्णय आम जनता और अभिकर्ताओं के हितों के खिलाफ है। दरअसल गंज मंडी डाकघर शाखा लंबे समय से सैकड़ों खाता धारकों और कई अल्प बचत अभिकर्ताओं के लिए सेवा केंद्र के रूप में कार्य कर रही है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर शाखा को स्थानांतरित किया गया तो यह न केवल खाता धारकों के लिए परेशानी का कारण बनेगा, बल्कि अभिकर्ताओं की आजीविका पर भी प्रभाव डाल सकता है। स्थानीय निवासी और खाता धारक भी इस प्रस्ताव के विरोध में है। उनका कहना है कि वर्षों से इस स्थान पर सेवा मिलने के कारण उन्होंने अपनी दिनचर्या इसी हिसाब से बनाई है और स्थानांतरण से उनकी सुविधा प्रभावित होगी। देखिए, गुरु घासीदास बाबा के नाम से स्थित गंज मंडी में जो डाक विभाग का ऑफिस है, जो ब्रांच है, उसको ये लोग जिले से हस्तांतरित कर रहे हैं, दूसरी जगह ले जा रहे हैं। हम लोगों की मांग ये है कि जब ट्रिपल इंजन की सरकार है तो नए ब्रांचों को इनको खोलना चाहिए जिले भर में, उसकी बजाय सीमित कर रहे हैं और जो राजनांदगांव की सुविधा है उसको अन्य जिले में ले जाने का काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक है। इसको लेकर स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद और स्थानीय महापौर को पहल करना चाहिए। ट्रिपल इंजन की सरकार में अगर यहाँ के विभाग के जो शाखा है वो बाहर चले जाएंगी तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक नहीं हो सकता। नगर निगम चुनाव को लगभग 2 वर्ष पूरे होने के बाद भी शहर के कई वार्डों में पुराने पार्षद और महापौर की तस्वीरें लगी हुई है। कई स्थानों पर अब भी बोर्डों पर पुराने पार्षदों के नाम और जानकारी अंकित है, जबकि नए निर्वाचित पार्षदों का नाम और संपर्क विवरण होना चाहिए। स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम प्रशासन की इस लापरवाही पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि बोर्डों पर पुराने अधिकारियों की जानकारी होने से आम जनता के लिए संपर्क करना मुश्किल हो जाता है और यह नगर निगम की जिम्मेदारी की अनदेखी है।
दरअसल इस तरह की गलती प्रशासनिक दृष्टि से गंभीर मानी जाती है, क्योंकि इससे पारदर्शिता और जनता की सेवा में बाधा आती है। नागरिकों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि तुरंत वार्डों के बोर्डों में नए पार्षदों की जानकारी सही ढंग से अंकित की जाए। वहीं नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि इस संबंध में जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और पुराने बोर्डों को बदलकर नए पार्षदों की जानकारी वाले बोर्ड लगाए जाएंगे। सर, शहर के अधिकांश वार्डों में पुराने ही बोर्ड लगे हुए हैं, पुराने पार्षद के ही नाम है, उसको लेके क्या करना? इसमें सभी संबंधित इंजीनियर्स को जो उनके प्रभार क्षेत्र के माननीय पार्षदगण हैं उसको ये निर्देशित किया गया है कि जो नए पार्षदगण हैं उनका नाम वहाँ पे लगाना है और उनका मोबाइल नंबर और उनका कॉन्टेक्ट भी वहाँ पे दर्शित कराना है। देश भर में परीक्षा का दौर जारी है और इस बीच छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का होना भी बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि परिवार और शिक्षकों का सहयोग इस समय सबसे महत्वपूर्ण है। माता-पिता और अभिभावकों द्वारा बच्चों को मानसिक और भावनात्मक समर्थन देना उनके प्रदर्शन में सुधार ला सकता है। इस संदर्भ में राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक ने परीक्षा के इस महत्वपूर्ण समय में अभिभावकों और छात्रों से अपील की है कि वे बच्चों पर दबाव न डालें। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट कहा कि परीक्षा के दौरान बच्चों को शांति और सकारात्मक माहौल देना जरूरी है। उन्होंने माता-पिता से कहा कि वे बच्चों की भावनाओं को समझें, उनकी बात सुनें और उन्हें तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने को प्रेरित करें। एसपी ने छात्रों से भी कहा कि वे परेशान न हो और विश्वास के साथ परीक्षा में शामिल हो। बच्चों के बोर्ड के एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले समय में होंगे, परीक्षाएं उनकी 12वीं के पेपर के बाद, तो यही कहना चाहेंगे कि किसी भी हाल में आप अपनी तरफ से अपनी तैयारी काफ़ी अच्छी कीजिए। यदि रिजल्ट पॉजिटिव होता है तो भी ठीक है, नेगेटिव होता है तो भी उसमें निराश ना हो और डिप्रेशन में ना आए। और पेरेंट्स को भी ये बोलना चाहेंगे कि अपने बच्चों पे इस तरीके से ध्यान रखें। अगर उनकी आपको मेंटालिटी ऐसी लगती है कि अगर वो निराश हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, तो उन्हें मोटिवेट करें या ऐसा कोई प्रयोजन करें, परंतु किसी भी हाल में बच्चों को डिप्रेशन में ना आने दें, क्योंकि कई बार देखने में आता है कि डिप्रेसिव टेंडेंसीज के बाद वो सुसाइडल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप पहले ही उनकी एक्टिविटीज को समझें और उन्हें पढ़ने के दौरान ही पढ़ाई के लिए मोटिवेट करें। और बच्चों से कहना चाहेंगे कि आप अगर अच्छी तैयारी करते हैं और रिवीजन करते हैं तो सभी पेपर आसान है और आप सारे पेपर्स निकल सकते हैं। राजनांदगांव जिले की थाना डोंगरगढ़ पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने महज 48 घंटे में अज्ञात महिला की हत्या का मामला सुलझा लिया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार मुख्य आरोपी में मृतका का पति शामिल है। आरोपी ने बताया कि उसने पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते वारदात को अंजाम दिया। दरअसल 22 फरवरी 2026 को ग्राम भैंसरा के बाबा आम बागीचा के पास एक अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर सूचना के आधार पर जांच में मृतका की पहचान पूर्णिमा नेताम के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि घटना के बाद मृतका का पति सुनील वंजारी फरार था और उसका मोबाइल फोन बंद था। पुलिस ने बालोद और राजनांदगांव के कई जगहों पर दबिश देकर आरोपी को डोंगरगांव में गिरफ्तार किया। पूछताछ में सुनील वंजारी ने स्वीकार किया कि उसने अपनी साथी ज्योतिष सिंह नेताम के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया और खून से सने कपड़े उसने अपने परिचित नीलकंठ साहू के जरिए नष्ट करवाए। मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। परसों रविवार को थाना डोंगर क्षेत्र डोंगरगढ़ के ग्राम अछोली के पास जो नाला है, पुलिया के पास आम का अमरैया है, जहाँ पे एक मृतका की शव मिली थी क्षत स्थिति में, जिसको प्रथम दृष्टया आदरणीय एसपी मैडम के दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन में पूरी टीम उपस्थित हुए थे, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम, एसएम और थाना प्रभारी एसडीओपी डोंगरगढ़, थाना प्रभारी डोंगरगढ़, क्राइम ब्रांच प्रभारी और सब जा करके घटनास्थल का निरीक्षण किए थे, जिसमें विधिवत एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड भी ले गए थे। प्रथम दृष्टया घटनास्थल से बॉडी की देखने से ही हत्या का प्रकरण होना पाया गया था और चूंकि पतासाजी करने पर आसपास के लोगों से आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, जिसमें आदरणीय एसपी मैडम के दिशा निर्देश में जितने भी आसपास के जो सीमावर्ती जिले हैं, आसपास के जो गांव हैं, कोटवार सरपंच के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप हैं, मीडिया के आप लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें लगातार उसके संबंध में पतासाजी करने के लिए हुलिया और फोटो भेजा गया था। राजनांदगांव जनपद पंचायत ने उन लाभार्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी जारी की है जिन्होंने वर्ष 2016 से 26 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वीकृत पहली और दूसरी किस्त प्राप्त कर ली है, लेकिन घर का निर्माण शुरू नहीं किया या लंबे समय से अधूरा छोड़ दिया है।
जानकारी के अनुसार हितग्राहियों को जनपद स्तर के आवास नोडल अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक और आवास मित्र द्वारा बार बार मकान निर्माण पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया। इस संदर्भ में उन्हें नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन अधिकांश लाभार्थी अभी तक मकान निर्माण कार्य शुरू नहीं कर पाए हैं और न ही इसे निर्धारित समय सीमा में पूरा किया है। जनपद पंचायत ने साफ कहा है कि अधूरे मकानों के निर्माण कार्य को तुरंत शुरू या पूरा किया जाए और कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाए। अगर हितग्राही निर्देश का पालन नहीं करते हैं तो पंचायत राज अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस ला हो, मोर घर बन चुके हैं, अवैध अपन फोटो भी ला हो, पूरा ढलाई हो गए, 2 किस्ता मिल चुके हैं, पहला और दूसरा तीसरा किस्ता नहीं मिले है। अब यहाँ बोला है नोटिस दे रही, नोटिस में आए तभी को डीओ साहब है कि तो डीओ साहब नहीं आए और नोटिस ला जमा लेट रहे हैं मांग के, यही बात है सर। और पैसा तो मोर नहीं आया अभी तक, क्या मंगिस्ता दे हो सर, नोटिस जमा करो, कितना जमा करे हो सर। और नोटिस मोला कल मिली सर, 23 तारीख के मिली से, आज 24 तारीख के बुलाओ से कि तबाह हो सर। अभी वो सर डीओ सर आई कितने का इंतजार करे सर। मोरे आवास आ गए है तो घर मोल बनाना जरूरी है, थोड़ा से कोई प्रॉब्लम है तेगर स्थिति नहीं बना पाता हूँ, लेकिन घर मोल बनाना बहुत जरूरी है सर। हाँ नोटिस दे बुलाया है। हाँ सर, वो मतलब बनात हो कि नहीं बनात हो इसे के लिए बुलाए गए। हाँ तो जमा तो कर रहे हो सर। वहाँ बोला जगह मिले है, राजद भंडारे के नाम से जगह मिले है, लेकिन वो जगह में का कहते पुराना सरपंच है, वो जगह ला दोनों व्यक्ति जगह दे का कहते एक ही जगह दे है कि हम जगह नहीं बना सकन, हम का कहते घर बना नहीं सकन, इससे हम लोग जगह दे। हम सरपंच से मांग करा था, लेकिन सरपंच हम लोग जगह नहीं दे कराते और जगह में का कहते तो कुछ मतलब घर नहीं बना सका तो मैं तो अपराधी के विरोध आई का कहते विरोध जगह वही ऐसे सरपंच बोला था कि मैं कहाँ जग जा, कौन से बड़े अधिकारी कर का कहते जाऊँ, मैं गरीब आदमी, अब मैं बच्चे छोटे छोटे बच्चे धर के भी कहा जा सकता हूँ। मतलब एक पत्र है ना, अभी हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जो आवास आए हुए हैं, बहुत सारे आवास अप्रारंभ है और बहुत सारे आवास जो है प्रगतिरत होने में रुके हुए हैं कार्य, है ना। तो उन्हीं को चर्चा परिचर्चा करने के लिए क्या कारण से अप्रारंभ है और किस वजह से आपका बीच में काम रोक दिए हैं प्रगतिरत होने के बाद करके, उसको जल्दी से जल्दी पूर्ण करने के लिए बस वही निर्देश देने के लिए एसडीएम साहब के निर्देशन में आज बुलवाया गया था इनको। चूँकि टीएल थोड़ा लेट हो गया तो थोड़ा सा विलम्ब मतलब इन लोगों को इंतजार करना पड़ा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।